ये आकाशवाणी है। सफर जारी है। आज प्रस्तुत है डॉक्टर राजीव देशमुख के लिखे मराठी नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। हिंदी नाट्य रूपांतर किया है वंदना जोशी ने और निर्देशक हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं ये नाटक सफर जारी है। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। सुनो बाबू, सुनो बाबू, गाड़ी प्लेटफार्म में लग गई क्या? कौन सी गाड़ी से जाना है आपको? धत देगी, मुझे आप कहता है। अरे बाबू, मुझे तो एक्सप्रेस गाड़ी चाहिए पुणे से बंबई जाने के लिए। डेक्कन एक्सप्रेस? हाँ, वो खड़ी है 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर। 3 नंबर कहाँ बना है? अरे ओ भैया, क्या बेकार की बातें पूछ रहे हो? इसमें इनका कोई कसूर नहीं। सफर करने निकले तो हैं, मगर नया से जान पड़ते हैं। देखो भैया, वो लोहे का पुल देख रहे हो ना? हाँ, उसी से चले जाओ, सीधे 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे। और देखो, जरा जल्दी जल्दी जाना, गाड़ी छूटने में सिर्फ 10 मिनट है। मैं ये चला, मगर सुनो भैया, हाँ? मैंने ये बाल धूप में नहीं सुखाए हैं। मेरा तजुर्बा है 20 मिनट लगेंगे। वो दिन अब बदल गए भैया, हर काम अब समय पर ही होना चाहिए। आप भी बढ़िए फौरन। हाँ, ये चला मैं। अप्पा जी, अप्पा। कौन है भाई? अरे वाह, पांडुरंग, तुम हो? तुम मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। क्यों भाई? कितनी भीड़ है भाई। मैंने सोचा मुझ जैसे देहाती को मुश्किल का सामना करना होगा। ये गनीमत हुई कि तुम मिल गए। मगर पांडुरंग, तुम जा कहाँ रहे हो? बंबई जा रहा हूँ। तब तो ठीक है, बंबई तक दोनों का साथ रहेगा। बस जम गई बात। लेकिन अप्पा, गाड़ी में भीड़ बहुत है। सच्ची कहूँ पांडुरंग, बड़ा अजब अजब सा लग रहा है। हाँ, ये भी सच है अप्पा। भीड़ तो जरूर है, मगर कहीं गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी बगैर स्टेशन नहीं लगता। हाँ तो कुली भैया, कितने पैसे हुए तुम्हारे? जी 2 नग तो हैं, जो आप मुनासिब समझें दे दीजिएगा। ताज्जुब है, बगैर कुली से झगड़ा किए सफर शुरू कैसे हो सकता है? पांडु, झट से चढ़ जा डिब्बे में, हरी झंडी हो रही है देख। धत तेरे की, ये तो सचमुच कमाल हो गया। गाड़ी ठीक वक्त पर चल रही है। चलो अप्पा, चलो बैठो। अप्पा, वाकई दिन बदल गए हैं। टिकट बाबू सच कह रहा था, अब दिन बदलते जा रहे हैं। पांडु, तुम थोड़ा बहुत लेख पढ़ तो लेते हो ना? बात ये है। मैं समझ गया अप्पा। इन दिनों आंख में मोतियाबिंद हो गया है, वरना गांव की सभी चिट्ठियां मैं पढ़ा करता था। तुम्हारी चिट्ठियां भी, जो तुम अपने बूढ़े चाचा और पिता को लिखा करते थे। बरसों बीत गए उस बात को। तुम्हारे पढ़ने लिखने की बात मैंने क्यों पूछी जानते हो? वो देखो, वो सामने क्या लिखा है? क्या लिखा है? समय की पाबंदी सिर्फ रेल के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी है। ताज्जुब है, ये रेल समय पर कब से छूटने लगी? पांडुरंग, हम लोग इस तरह कब तक खड़े रहेंगे? और कर भी क्या सकते हैं हम? अरे भीड़ ऐसी ठसाठस। उस लड़के से पूछें, जवान दिख रहा है, कुछ उल्टी सीधी बातें कर बैठा तो आजकल के पढ़े लिखे जवानों का क्या भरोसा। पूछ कर देखने में क्या हर्ज है? ये लोग पढ़ लिख कर। चलो पूछे लेते हैं। जरूर पूछो। तुम पूछो ना। चलो यूं ही सही। सुनो भैया, थोड़ा उस ओर खिसक जाओ ना। अरे आओ आओ दादाजी, हम अभी सरक जाते हैं। और चाचा, आप सामने की ओर बैठ जाओ, वे लोग भी थोड़ा खिसक कर जगह कर देंगे। क्यों भाई, थोड़ा सरक लोगे ना? सरक तो जाता, मगर एक मजे की बात बताता। बताओ। मैं रत्नागिरी का रहने वाला हूँ। वहाँ आपसी मेल जोल थोड़ा कम ही है। अच्छा। वहाँ अगर सवाल उठे कि 2 आदमियों में 1.5 काजू का बंटवारा किस तरह हो, तो उस वक्त उसमें का 1 काजू तो दोनों आधा आधा करके बांट लेंगे। पर बचे हुए आधे काजू के लिए कोर्ट कचहरी करते फिरेंगे। हाँ है ना मजे की बात? बात मजेदार। लो लो पांडु, तंबाकू खाओ।
पहले मेहमान से पूछिए ना। बाबा, मुंह में तंबाकू के बगैर गप्पों में मजा नहीं आता। आप कहाँ के हैं? मैं बता ही चुका हूँ कि मैं रत्नागिरी निवासी जोशी हूँ। मुझे अप्पा कहते हैं और ये पांडुरंग है। मैं सांगली का रहने वाला हूँ और ये मैं सतारा के पास के देहात का रहने वाला हूँ। मैं पूना में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ। बम्बई एक काम से जा रहा हूँ। दादाजी, आप खिड़की के पास बैठेंगे? क्यों भाई? ताकि इन्हें थूकने में तकलीफ ना हो। तेरे की उसमें क्या है, एक कोने में धीरे से थूक सकती है। हाँ, क्यों जी? एक ओर तो हम लोग सफाई का शोर मचाते हैं और दूसरी ओर हम ही इस तरह गाड़ी में थूक थूक कर गंदगी फैलाते हैं। सच्ची बात है, हम लोग सफाई का ध्यान रखें तो गाड़ी भी साफ रह सकती है। लेकिन ये कोई अपना घर थोड़ा ही है। अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर डालना और वो पूछे तो अनजान बनकर हाथ झाड़ देना, ठीक कहा ना मैंने? आपकी राय से मैं सहमत नहीं हो सकता। सफाई के मामले में अपना क्या और पराया क्या। ये रेलगाड़ी, ये बसें सब अपनी ही संपत्ति हैं। इनका उपयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिए। इन्हें सदा साफ रखना चाहिए। आपका क्या ख्याल है दादाजी? ठीक कह रहे हो भैया, अब दिन बदल गए हैं। अब हम तुम्हें बताएं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन सुनो, एक झटके में जैसे सब लोग बदल गए। यहाँ तो बदले ही हैं, मगर देहात में क्या कह रहे हो पांडुरंग जी? देहात भी बदल गए? मुझे यकीन नहीं आता। अरे तुम और तुम्हारे वो साहूकार या सेठ, कितनी घृणा और मैल भरा है उनमें हम गरीबों के लिए। पैरों की चप्पलें आप पर दे मारे और आप उन चप्पलों से अपनी पिटाई खुद करके वे चप्पलें वापस उनके पैरों में पहनाएं। क्या गलत कह रहा हूं मैं? ये आपने बिल्कुल सच कहा जोशी जी, ठीक ऐसा ही होता था, लेकिन अब सब बदल गया है। अच्छा? हाँ, सचमुच बदल गया है। क्यों अप्पा जी, ठीक है ना? आप तो सब कुछ जानते ही हैं। तो सुनिए जोशी जी, हम सांगली सतारा के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मेरी शादी हुई। अरे पांडुरंग, कितनी पुरानी बातें कर रहा है। पुरानी बातों का भी अपना मजा होता है। तुम कुछ भी कहो, हम बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को आज भी उसी तरह चाहते हैं जैसे पहले चाहते थे। दहेज में इसे इसके मैके वालों ने कुछ गहने दिए थे। शादी को मुश्किल से 2 साल हुए होंगे। गांव में सूखा पड़ा, अकाल, ऐसी हालत हो गई कि इंसान को खाने को दाना न मिले। अरे पशु पटापट मरने लगे। आंखों के जल से भी भला किसी की प्यास बुझी है? मैंने घरवाली से कहा, धनिया धनिया तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आसमान पसीजने का नाम नहीं लेता और धरती सूखती जा रही है। हम मिट्टी की रोटी तो खाने से रहे। सुनो, इधर आओ। हाँ। जरा मेरे पास बैठो। हाँ। शादी में मुझे कुछ गहने मिले थे मैके से, याद है? उन्हें मैं नहीं छूंगा। ऐसा मत कहो, ऐसे वक्त में गहनों की ओर नहीं देखा जाता। चलो, इन्हें बाल मुकुंद सेठ के यहाँ गिरवी रख के कुछ नकद रुपए ले आते हैं। लेकिन तुम सुनो तो। अब कुछ मत कहो, हम दोनों इसी वक्त सेठ जी के यहाँ जाएंगे। चलो चलो। जयराम जी की सेठ जी। जय राम जी की पांडुरंग। अभी तो भैया मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। हमारे यहाँ पेड़ पर तो लगते हैं रुपए, उन्हें थोड़ा हिलाओ तो रुपए बरसेंगे। सेठ जी, मैं अपने गहने गिरवी रखकर पैसे मांग रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारे गहनों को लेकर क्या करूं? मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है। ऐसा न कीजिए सेठ जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए। अच्छा, ला गहने दिखा। लीजिए। अरे ये गहने। अरे इन्हें गिरवी रखकर तू 1000 रुपए मांगने आया है? सेठ जी, हम ठहरे गरीब आदमी, हमें भला 1000 रुपयों की क्या जरूरत होगी। हमें तो 100-200 मिल जाए बहुत। पांडुरंग, इतने भी नहीं है मेरे पास, मगर तुझे जरूरत है इसीलिए दे रहा हूं, मगर ब्याज चक्रवृद्धि लूंगा। हाँ। सो कैसा? मतलब ये कि बढ़ता ब्याज। ठीक है, मंजूर है मुझे। अरे इन गहनों पर तो कोई 50 पैसे भी ना देगा, लेकिन मैं हूं कि 125 रुपए नगद दे रहा हूं। हाँ। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी सेठ जी।
125 रुपए लेकर मैंने और धनिया ने फटे हुए आसमान को ठेकली लगाने की पूरी कोशिश की। हर महीने में कहिए फसल से जो पैसे आए उनसे कहिए मैं सेठ को पैसे बराबर चुकाता रहा। अच्छा, उससे ब्याज भी पूरा नहीं होता था। तभी सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। एक दिन मैं उसके लड़के के पास गया। जयराम जी की छोटे मालिक। जयराम जी की? कौन हो तुम? अरे हाँ, याद आया। तू पांडुरंग है ना? हाँ सरकार। ब्याज के पैसे लाया? छोटे मालिक, इतने सालों से सिर्फ ब्याज ही दे रहा हूं। आप मेरे कागज निकाल कर देख लीजिए और बताइए कि और कितने रुपए बाकी निकलते हैं। अरे वाह, बड़ी जबान चला रहा है तू तो। गलती हो गई मालिक, इस साल मुन्नी की शादी है, सोचा एक आध गहना उसे शादी में दे दूं सरकार। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूं। देखो पांडुरंग जी, तुम्हारे नाम पर आज तक 626 रुपए और 12 आने निकलते हैं। मैंने बड़े सेठ जी से सिर्फ 125 रुपए ही लिए थे मालिक। मुझे नया समझकर झूठ बोल रहे हो? ये बात नहीं सरकार, उन गहनों में से एक भी मिल जाता है तो बड़ा अच्छा होता है। पूरा हिसाब चुकता करो और अपने सभी गहने ले जाओ। इस बार दया करके एक ही गहना दे दीजिए। देखो पांडु, मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं कि सब पैसे दे दो और अपने गहने ले जाओ, बाकी सब बातें बेकार हैं। छोटे सेठ, मैंने एक बार कह दिया पांडु। मुन्नी की शादी हो गई। उसके बाद और दोनों लड़कियों की हुई। एक लड़के की शादी कर दी, पोते हो गए, पर इधर ब्याज खत्म होता ही नहीं था। अच्छा, गहने होकर भी नहीं के बराबर थे। धनिया अक्सर कहती, एक बार इन आंखों से दिल भरकर गहने देख तो लेते। और आपसे क्या कहूं, परसों मेरे सब गहने मुझे मिल गए। क्या कह रहे हो पांडु? अरे भाई, अब वैसा कानून जो बन गया है, गहने लेकर मैं घर पहुंचा। धनिया रानी, ओ धनिया, धनिया देखो तो मैं क्या लाया हूँ। मैं चौके में हूँ। क्या लाए हो? रखो वहीं, काम खत्म करके देखूंगी। अरे धनिया, पहले जरा देख तो ले। तुम भी हद करते हो, और बुढ़ापे में नाम लेकर पुकार रहे हो। और इतनी खुशी किस बात की है? क्या लाए हो तुम? लो, तुम ही देख लो। हैं? ये तो धुएं में भी चमक रहे हैं। अरे गहने हैं ये तो। बुढ़ापे में साहूकार के घर पर डाका वाका तो नहीं डाला? अरे नहीं धनिया, अब कानून कायदा बदल गया है, उसी वजह से अपने सब गहने वापस मिल गए। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ। अरे अरे ओ धन्नो रानी, अब जी भर के देख ले अपने गहने। मरने के पहले एक बार जी भर के गहने देखने की कितनी इच्छा थी मेरे मन में। अरे धनिया, सिर्फ देखने से क्या होता है? अरे माला गले में पहन लो, कंगन हाथ में। मुझ बुढ़िया के बदन पर ये गहने अब क्या शोभा देंगे? धनिया, मुझे तो तुम वही धनिया नजर आ रही हो जो शादी के बाद बैलगाड़ी में बैठकर अपनी नकटी नाक पर बड़ी सी नथनी पहने मेरे साथ घर आई थी। पहनो धनिया, पहनो सभी गहने एक बार, फिर पहन लो। ये आज तुम्हें क्या हो गया है मुन्नी के बापू? दिन बदल रहे हैं, यही सच है अब्बा। तुम ठीक कह रहे हो पांडु। लो भाई, स्टेशन आ गया। हाँ, खिड़की स्टेशन है। अरे ये तो अपना मुकुंद है। मुकुंद, अरे ओ मुकुंद, कहाँ जा रहा है रे? बम्बई जा रहा हूँ मामा जी। वाह, अरे यहीं चले आओ, ये लोग कुछ सरक जाएंगे। ये मेरे चचेरे भाई का भांजा है। आओ मुकुंद भाई आओ, आप लोग जरा इस तरफ खिसक जाइए, थोड़ा सा इधर जरा सा। हाँ, कहूँ मुकुंद, आज ऑफिस की छुट्टी कर दी क्या? मामा जी 2-3 दिन की छुट्टी ली है मैंने। छुट्टी तो कल से होगी, पर तुम तो आज से ही गायब हो रहे हो। ऐसी बात नहीं है मामा जी। लो और सुनो, अरे 30 साल तक सरकारी दफ्तर में काम करके रिटायर हुआ हूँ, समझे? तुम लोगों की सब चालें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुकुंद, ये सब अपने ही लोग हैं, इनके सामने सच बात कहने में कोई डर नहीं। मामा जी आप ठीक कह रहे हैं। ठीक क्यों ना हो भाई? पर अब नहीं। क्या मतलब? सुनिए, पहले ये सब कुछ चलता था। 11 बजे दफ्तर का समय होने पर भी 11:30 बजे आते थे लोग। ठीक 11 बजे दफ्तर में चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। अब वातावरण बदल गया है।
11 बजने से पहले ही सब लोग अपने काम पर पहुंच जाते हैं। मुकुंद भाई, विश्वास नहीं हो। विश्वास नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप एक बार दफ्तर में जरूर आइए और देखिए कि पेंडिंग फाइल्स कितनी कम हो गई। भाई, हमारे जमाने में तो पेंडिंग फाइल्स के लिए ही ऑफिस हुआ करता था। मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अब दफ्तर में आने के बाद आप बीच में कहीं रफू चक्कर नहीं हो सकते। या तो छुट्टी लीजिए या फिर पूरे दिन काम कीजिए। आजकल समय का पाबंद रहना पड़ता है। सरकारी दफ्तर में वक्त की पाबंदी, ये तुमने खूब कही भैया। अप्पा, कुछ देर पहले आपने पढ़ा था ना, समय की पाबंदी सिर्फ रेल के लिए नहीं, हम सबके लिए है। पांडु, लाख रुपए की बात कही तुमने। पहले रेलें ही वक्त पर नहीं चलती थी तो लोगों की बात क्या करें। किसी के घर पर 4 बजे चाय पर बुलाया हो तो हम पूछते थे कि ठीक 4 बजे आए या अपने इंडियन टाइम से। ठीक कहा आपने। मुझे तो लगता है हमारी पीढ़ी में समय से काम करना कोई जानता ही नहीं था। इसके लिए सारी पीढ़ी को दोष नहीं दिया जा सकता। मेरा ख्याल है कि एक बार अनुशासन आ जाने पर सब कुछ समय से होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। जरा कहीं अनुशासनहीनता हुई कि सारा मामला चौपट समझो। अब यही देखिए ना, आप हम जैसे बूढ़े लोग बस की कतार में खड़े रहे और ये जवान लोग आकर अचानक लाइन तोड़कर घुस जाए तो हम बूढ़ों की क्या दशा होगी। लेकिन मामा जी, आप सब बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, अनुशासन में चल रहा है, ये सच है। मगर मुकुंद भाई, तुम बंबई किस काम से जा रहे हो? बस यूं ही जा रहा हूँ। वाह, यूं भी भला कोई जाता है? तू शादी के लिए लड़की देखने तो नहीं जा रहा? ना, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। वो लोग बंबई में ही रहते हैं। तभी, और तुम कहते हो यूं ही जा रहा। चलो, अच्छी बात है। लड़की कहाँ तक पढ़ी है? तुम्हें पसंद है तो बीए तो होगी ही। अब हम लोगों वाला नॉन मैट्रिक का जमाना तो रहा नहीं। तब नॉन मैट्रिक वालों का भी बड़ा रौब होता था। मामा जी, लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, पर शायद कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा वो लोग सह नहीं सके, इसीलिए उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी। पढ़ाई अधूरी रह जाए तो बड़ी निराशा होती है जीवन में। चलो, रास्ता तो खुला, लेकिन तुम्हारी बात अधूरी रह गई मुकुंद। लड़की देखने तो चले हो, पर लेन देन की बात पक्की हो गई है ना? अरे वहाँ लड़की पसंद आने के बाद कहीं दहेज पर आकर बात ना टूटे, ठीक है ना? दहेज की वजह से रिश्ता टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या मतलब? अरे सब कुछ पहले से तय हो गया है क्या? नहीं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। लेकिन मामा जी, दहेज लेना कायदे के खिलाफ है। सुनो पांडु, 2 परिवार की आपसी बात है, उसमें भला कायदे की रुकावट क्यों हो? और नहीं तो क्या, शादी के साथ दहेज तो आता ही है। मुकुंद, दहेज पहले और लड़की बाद में आती है। आप लोगों के विचार इस मामले में बहुत अलग हैं, लेकिन अब इन्हें बदलना होगा। शादी कोई बाजार तो है नहीं जहां लड़की की कीमत लगाई जाए। दहेज की निश्चित रकम न मिले तो क्या लड़की लेने से इनकार करेंगे? दहेज की भरपाई वसूल करने पर सब तुल जाते हैं। शादी एक बाजार बन गई है। इन बातों का पता अपनी लड़की की शादी के समय चलता है। उस पर भी ये लड़के की शादी में दहेज मांगने से बाज नहीं आएंगे। जी हाँ, और लड़की की शादी में उतना ही देंगे। ये सब कुछ कभी तो बंद होना ही था। 2 परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ने के समय, 2 हृदयों के चिरमिलन के समय बीच में पैसों की दीवार क्यों? ये कुप्रथा हमारे समाज को समझदारी के साथ नष्ट कर देनी चाहिए थी। यही हमारा दुर्भाग्य है कि इसके लिए भी कानून बनाना पड़ा। लो, और सुनो, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को भी ये बात जस्ती तो होगी, पर वर्षों से चली आ रही प्रथा में इन्हें कोई दोष दिखाई नहीं देता। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे अपनी 2 लड़कियों की शादी करनी है। लो, स्टेशन आ गया। कहाँ चले? पानी पी आता हूँ। जरा संभल कर। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा आजकल हर चीज में मिलावट होती है। तेल में मिलावट, दवाई में मिलावट, हवा में भी मिलावट हो सकती है ना? सच है। अप्पा, मैं भी चलता हूँ। जल्दी आना। अच्छा, खुल कर लीजिए। अरे मुकुंद, तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना इस भीड़ में जगह मिलना बड़ा मुश्किल था। तुम्हारे पास कुछ जगह खाली दिख रही है, क्यों? क्षमा कीजिए, कुछ लोग यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? यही लोग हैं। मुकुंद, इन्हें भी बैठने दो।
नमस्ते माशिद, आइए। मैं रत्नागिरी का जोशी हूँ। नमस्ते, मैं कुलकर्णी। मामा जी यहाँ की एक दवाई की दुकान में काम करते हैं। अरे वाह! आओ अप्पा, ये कुलकर्णी है, यहाँ दवाई की दुकान में काम करते हैं। मुकुंद की जान पहचान के हैं। मैंने कहा अपने ही साथ बैठ जाएंगे। ठीक है ठीक है, बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए। कुलकर्णी, ये अप्पा हैं और ये हैं पांडुरंग। नमस्ते नमस्ते। जोशी जी, आपने मिलावट की बात तो कही, लेकिन यहाँ का पानी एकदम शुद्ध था। मेरी बात को आप मजाक समझेंगे। ये दवाई की दुकान में काम करते हैं, क्यों जी कुलकर्णी जी? जी। इन्हीं से पूछिए मिलावट के बारे में। दवाई में मिलावट जाने इंसान की जान से खेलना। अच्छा होने के लिए दवाई लो और नतीजा उल्टा ही हो जाए। मुझे यही कहना है। वैसे ज्यादातर दवाइयों में मिलावट नहीं होती। मतलब ये कि कभी कभार होती है। ठीक है अनुकुल करनी, मैं कहता हूँ होती ही है। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। हमारे हॉस्टल में मेरे पड़ोस के कमरे में एक लड़का बीमार था। डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी। केमिस्ट की दुकान से हम दवाई लाए। दवाई देते ही वो अजीब सी हरकतें करने लगा, पसीने से पूरा तर हो गया। अब कहिए कुलकर्णी साहब, उस दवाई में मिलावट थी या नहीं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उसे शायद ड्रग एलर्जी भी हो सकती है। बात उड़ाने की कोशिश न कीजिए कुलकर्णी जी। ऐसी बात नहीं है कुलकर्णी जी, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। एक दूसरों के अनुभव सुनते सुनाते सफर चल रहा है। तुम भी अपने कुछ अनुभव सुनाओ। थोड़ी क्यों ना हो, पर दवाइयों में मिलावट होती जरूर थी। मगर आजकल वो बिल्कुल बंद हो गई है। कैसे? आहिस्ता कहने की बात है, ध्यान से सुनिए। सुनाइए। आपको हमारी दुकान में हाल ही में हुई एक घटना सुनाता हूँ। हमारे यहाँ हर कंपनी के लोग अपनी दवाइयों के ऑर्डर लेने के लिए आते रहते हैं। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए। ये देखिए, मैं इस कंपनी की ओर से आया हूँ। आपसे ही ऑर्डर की शुरुआत करने का विचार किया है। इस कंपनी की दवाइयां आज तक हमने नहीं बेची। कंपनी नई है क्या? आपने सही कहा साहब, सभी प्रोडक्ट्स नए हैं, इसीलिए मैं ऑर्डर लेने निकला हूँ। इस कंपनी का पार्टनर हूँ मैं। मैंने सोचा शुरू में प्रचार किए बगैर माल कैसे बिकेगा। हर जगह जोरदार प्रचार कर रहे हैं हम लोग। प्रचार के बगैर लोगों को जानकारी कैसे होगी साहब? आप तब से मुझे साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ मुलाजिम हूँ। दुकान के मालिक तो बाहर गए हैं, अब आते ही होंगे वैसे। जी, मालिक क्या और आप क्या, हमारे लिए आप दोनों साहब ही हैं साहब। ये देखिए साहब, ये हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, ये हैं इंजेक्शंस, ये कैप्सूल्स, ये गोलियां हैं। रेपर देखिए कितने खूबसूरत हैं, है ना? हमारा माल ही बेजोड़ है। इन गोलियों का रंग देखिए कितना आकर्षक है। हाँ, बड़ा आकर्षक है। ये लो, हमारे मालिक भी आ गए। साहब, ये अपनी नई कंपनी की दवाइयां लेकर आए हैं। आपको क्या चाहिए? आइए, आप अंदर आ जाइए। नमस्ते साहब। कितनी बड़ी दुकान है आपकी। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। आप इरादा कर लें तो अच्छा बिजनेस दे सकेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? ये देखिए साहब, ये हैं इंजेक्शंस, ये गोलियां हैं, ये पीने की दवाई, ये टॉनिक, ये मरहम है, और ये पाउडर के रूप में। मामला बड़ा जोरदार है। प्राइस लिस्ट लाए हैं आप? ये लीजिए साहब प्राइस लिस्ट। हाँ, अरे भाई, कितना फर्क है आपके और दूसरों के दामों में। सचमुच बहुत ही कम दाम है आपके। जी। अरे हाँ, आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क किसी कंपनी के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। क्या नाम है उसका? कुछ तो फर्क जरूर है साहब। ये ट्रेडमार्क लकी है। अब देखिए ना, धंधे में लक के बारे में भी सोचना पड़ता है साहब। शुरू में ही कीमत ज्यादा होगी तो कौन खरीदेगा हमारी दवाइयाँ? लेकिन ये तो बेहद सस्ती हैं। आजकल गरीबों के लिए महंगी दवाइयाँ खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है साहब, इसीलिए हमने दाम कम रखे हैं। देखिए, इस दुकान के हम दो पार्टनर हैं। खरीद के वक्त हम आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं। मैं उन्हें भी बुला लेता हूं। जरूर बुला लीजिए, या आप कहें तो मैं किसी और वक्त आ जाऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी सस्ती दवाइयां हैं, मुझे लगता है ऑर्डर बड़ा ही होना चाहिए। हम दोनों दुकान का काम संभालते हैं, उनसे भी पूछ लेना अच्छा है। कुलकर्णी,
ऐसा करो, इस नंबर पर फोन करके उन्हें फौरन आने के लिए कहो, कहना जरूरी काम है। जी मालिक। मैं असल में आपको एक बात बताना भूल गया, हमारी कंपनी आपको अच्छा खासा कमीशन भी देगी। अब हुई कुछ धंधे की बात। नई कंपनी है साहब, इसीलिए दाम भी कम है और कमीशन ज्यादा। माल बिकना ही चाहिए। एक बात पूछूं आपसे? जी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको भी कुछ मुनाफा होता है या नहीं? या फिर आप तो मजाक कर रहे हैं साहब, कुछ तो मुनाफा होना ही चाहिए। शुरू में कम मुनाफे में भी धंधा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमारी नई कंपनी के बारे में पता भी तो चलना चाहिए साहब। सच कहते हो भाई। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। मैं चला, मैं फिर। अजय, ऐसी भी क्या जल्दी है? ये है हमारे पार्टनर इंस्पेक्टर सावंत। सावंत साहब जी, आप आ गए, अच्छा हुआ। इनकी कंपनी नई है और ये हमें उनके नए प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं। दवाइयों के रंग एकदम मोहक हैं, गोलियों के रैपर भी बड़े आकर्षक हैं और दाम एकदम कम। अच्छा। सिर्फ बात एक ही है, और वो ये कि एक मशहूर दवाई की कंपनी है ना, वो उसका नाम इनके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। इनका कहना है कि ये ट्रेडमार्क बड़ा लकी है। ये कमीशन भी काफी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा खासा ऑर्डर दे दीजिए इन्हें। ये लीजिए, ऑर्डर मैं तैयार करके लाया हूँ। ये क्या है साहब? दवाइयों में मिलावट करने के आरोप में आपको गिरफ्तार करने के ऑर्डर हैं। आप ये क्या कर रहे हैं साहब? जो उचित है वही कर रहा हूँ। अच्छा मिस्टर, धन्यवाद। आपकी वजह से आज एक समाज कंटक को हम पकड़ सके। मुझे इजाजत दीजिए। चलिए, आपके ऑर्डर पर फौरन अमल किया जाएगा। बाहर पुलिस की गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। सफर जारी है। अभी आप डॉक्टर राजीव देशमुख के लिखे मराठी नाटक के हिंदी नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थीं वंदना जोशी। ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार और संतोष अग्रवाल, और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राम अवतार शर्मा, गणेश सेठ, आनंद शर्मा, दिनेश्वर शास्त्री, विजय शंकर पांडे, चांद नारायण सक्सेना, विष्णु नारायण शर्मा, निखिल कौशिक, राजगुप्त राजीव, राम मैनी, अरुण माथुर, CS नागर, KS पंवार, शकुंतला सैनी और सरोज भार्गव। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।